हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से होंगे और आपने हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसको पूरा देख लिया होगा। आज अपन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत। तो शुरुआत से आप जुड़े रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप आप हर एक लेक्चर को देखते जाइएगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातुएं और अधातु। तो पहला क्वेश्चन आता है कि धातु और अधातु के बीच आप विभेद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे भौतिक गुणों के आधार के ऊपर आप धातु और अधातु में विभेद कैसे करेंगे। भौतिक गुण के बारे में अगर आप समझना चाहें तो भौतिक गुण वह गुण होते हैं जिनको आप छूकर, स्पर्श करके या देखकर बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है भौतिक गुणों के आधार पर धातुओं में विभेद यानी अंतर। तो धातुएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होती है और ये धातुएं सामान्य ताप पर तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। यानी अगर आप बात करोगे कि धातुएं किस अवस्था सामान्य ताप पर यानी रूम टेम्परेचर किस अवस्था में होती है, तो सर सारी धातुएं लगभग ठोस अवस्था में होती है। इसका एक अपवाद है पारा। मरकरी याद रखिएगा, एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर या सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। और ये धातुओं की बात करें तो ये तीनों अवस्था में भी मिलेगी, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में या ठोस अवस्था में। अगर ये धातुएं तन्य या आघातवर्धनीय होती है। तन्यता का मतलब होता है कि धातुओं को आप खींचकर पतले तार के रूप में बना सकते हैं। ठीक है ना, यानी अगर कोई मेटल्स है और आप उसको तार के रूप में बना सकते हो, जिसका आप तार बना सकते हो, उससे कहते हैं तन्यता का गुण। और जिसको पीट पीट के पतली चादरें बना सकते हो, वो हो जाएगा हमारा आघातवर्धनीयता का गुण। आघातवर्धनीय का मतलब होता है कि पीटने पर वो फैल जाएंगे। ठीक है, और ये धातुएं प्राय भंगुर प्रकृति की होती है। भंगुर प्रकृति का मतलब हो गया कि जैसे ही आप ए धातु पर चोट करोगे वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी, वो टूट जाएंगी। तीसरा अगर अपन बताएं तो धातुओं में चमक होती है, जबकि ए धातुओं में चमक नहीं होती। लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद का मतलब आप समझिए, अपवाद का मतलब होता है कि जो अपने परिवार के गुणों के साथ में मेल नहीं खाता। जैसे मैंने क्या कहा कि ये धातुएं चमकीली नहीं होती, ये धातुएं चमकीली नहीं होती, लेकिन हीरा, ग्रेफाइट और आयोडीन ये ए धातु हैं, लेकिन फिर भी इनमें चमक होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इनमें चमक है तो आप इनको धातु नहीं कह सकते। धातुओं की और भी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, लेकिन ये जो हीरा है, ग्रेफाइट है, आयोडीन है, इन सब में ए धातुओं के गुण हैं। केवल एक गुण को छोड़कर कि इनमें चमक होती है, जबकि सामान्यतः ए धातुओं में चमक नहीं होती। अगला है, यह है धातुओं की अगर बात करें तो ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है ना, सुचालक का मतलब हो गया कि इनमें ऊष्मा और विद्युत का चालन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आगे हम एक क्वेश्चन भी करेंगे जिसको ये प्रूव करेंगे। तो याद रखिएगा, जैसे मान लो आप एक लोहे की छड़ है, तो लोहे की छड़ के एक सिरे पर अगर आप करंट लगाओगे तो क्या दूसरे सिरे पर करंट आएगा कि नहीं आएगा। आपका आंसर होगा कि सर हाँ बिल्कुल आएगा। तो वही होता है विद्युत की सुचालक। जैसे आप एक सिरे को अगर गर्म करोगे तो क्या धीरे धीरे दूसरा सिरा गर्म नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। यही है ऊष्मा की सुचालक। ठीक है ना, इसके ऊपर आप भी बात करते हैं। लेकिन एक अपवाद है बिस्मित। बिस्मित एक ऐसी धातु है जो धातु होते हुए भी ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करती। अगली की अगर बात करें तो सभी ए धातुएं विद्युत की कुचालक होती है, यानी कि ए धातुओं में कभी भी विद्युत का चालन नहीं होता। जिससे आप रबर को ले सकते हो, वो एक ए धातु है और उसमें करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन इसका भी एक अपवाद आता है, ग्रेफाइट। ठीक है ना, ये ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अगले की बात करते हैं कि इनका अगर धातुओं की बात करें तो इनका गलनांक क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है। गलनांक का मतलब होता है वे टेम्परेचर जिस पर कोई चीज़ पिघल जाती है, गल जाती है। और क्वथनांक का मतलब होता है वे टेम्परेचर जिस पर कोई चीज़ उबलने लगती है। ठीक है ना, या तो इसका मतलब धातुओं का जो गलनांक और क्वथनांक है वो तो होता है अधिक, जबकि जो ए धातु है उनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। अपवाद आ गया ग्रेफाइट का। ठीक है, अगर अपन बात करें कठोरता की, तो हर एक धातु की अलग अलग कठोरता होती है, लेकिन ए धातुएं सामान्यतः होती है मुलायम। ठीक है, अभी हमने ऊपर बात की कि ये भंगुर प्रकृति की होती है, मुलायम होती है और चोट लगने पर ये टूट जाती है। ठीक है, लेकिन ए धातुओं में अपवाद याद रखिएगा, हीरा। ये अपवाद पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, जैसे कि उस ए धातु का नाम बताइए जो विद्युत की सुचालक है, या उस धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है ना, तो इनके ऊपर अपन और भी आगे बात करेंगे।
धातुएं अपारदर्शक होती है, यानी आप धातुएं अपारदर्शक होती है, यानी आप धातुओं के आर पार नहीं देख सकते। और जो गैसीय धातुएं वो पारदर्शक होती है, यानी जो गैस अवस्था में होगी उनको आप आर पार देख सकते हो धातु। ठीक है ना। अब अपन चलते हैं, कुछ नोट यहाँ पे लिखे हैं, उन नोट के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया था अपवाद के बारे में, ठीक है ना। मैंने आपको ये कहा था कि प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। जैसे आप अगर आयरन को, कॉपर को या एल्यूमिनियम को लो तो ये काफ़ी कठोर धातुएं होती हैं। इसके विपरीत अगर आप सोडियम, पोटेशियम और लिथियम धातुओं के लो तो ये इतनी मुलायम होती है कि आप इन्हें चाकू से आसानी से काट भी सकते हो। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आप उन धातुओं के नाम बताइए जिनको आप चाकू से आसानी से काट सकते हो। तो ये हो जाएगा सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ठीक है ना। अब सवाल अगर आपको कहीं लगे कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है सवाल कैसे बन सकता है, तो याद रखिएगा जहाँ पे भी आपको अपवाद दिखे या जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उनसे अलग कोई आपको प्रॉपर्टीज़ उनके परिवार का सदस्य कोई करता हुआ दिखे तो याद रखिएगा वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात मैंने कहा था ए धातु सामान्यतः मुलायम होती है, लेकिन हीरा एक ए धातु होते हुए भी ऐसी काफ़ी कठोर होता है। हीरा एक ए धातु होते हुए भी काफ़ी कठोर अवस्था में होता है। अगले की बात करें तो मैंने कहा था कि सामान्यतः ताप पर तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। ठीक है ना। ए धातुओं की तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। याद रखिएगा सल्फर और फास्फोरस ठोस रूप में मिलेंगी, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये गैस रूप में मिलेगी। और ब्रोमीन एकमात्र ऐसी ए धातु है जो ए धातु होते हुए आपको द्रव अवस्था में तरल रूप में मिलेंगी। ठीक है ना। इनको आपको ध्यान रखना है। आप एक बार और देखिएगा, ये लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। ये तो हमने बात कर ली भौतिक गुणों के आधार पर। अब अपन बात करते हैं कि रासायनिक गुणों के आधार पर आप धातु और धातु में किस प्रकार से अंतर करेंगे। ठीक है ना। तो रासायनिक आधार पर अगर अपन बात करें तो पहले बात करते हैं कि धातुएं अगर ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है, ये हमें पता है। और चैप्टर नंबर आपने 2 देखा है तो मैंने कहा था कि धातु ऑक्साइड सारे प्रकृति के होते हैं। और ये सारे प्रकृति के कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, प्रूव कैसे करेंगे, वो मैं लेक्चर 2 में बता चुका हूँ, आपको देख लेना चाहिए। तो धातुएं जो ऑक्साइड बनाती है, धातु ऑक्साइड, वो सारे प्रकृति के होते हैं। जबकि ए धातुएं अगर जो ऑक्साइड बनाएंगी वो या तो अम्लीय ऑक्साइड होंगे या फिर उदासीन ऑक्साइड होंगे। इनके ऊपर भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुके। दूसरी बात, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि अगर धातुएं अम्ल से क्रिया करेंगी तो वो या हाइड्रोजन गैस और लवण बनाएंगी। ठीक है ना। और ये भी बताया था कि अगर ए धातु अम्लों से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। एक अपवाद है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है ना। ये आपका जिंक धातु से अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है ना। ये मैंने आपको वो सार वाले में एग्जाम्पल में बता दिया था। अगला है कि धातुओं इनकी प्रकृति धनात्मक होती है, यानी धातुएं इलेक्ट्रॉन देने का काम करती है। धातुओं पर हमेशा ही आपको प्लस का आयन दिखेगा, ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। जबकि इनकी प्रकृति ऋणात्मक होती है, यानी धातुएं इलेक्ट्रॉन लेने वाली होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन लेंगे उनके ऊपर माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, यानी लेने वाले हो गए आपके ए धातु। तो ए धातुएं क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेती है इसलिए इनकी प्रकृति ऋणात्मक होती है। और क्योंकि धातुएं इलेक्ट्रॉन देती हैं यानी वहाँ पे माइनस कम हो जाएगा, इसलिए ये धनात्मक प्रकृति दर्शाती। ठीक है। इसके साथ साथ में धातुएं क्लोरीन से संयोग करके क्लोराइड बनाती है जो विद्युत संयोजक होते हैं। जबकि ये क्लोरीन से संयोग करके भी क्लोराइड बनाते हैं, लेकिन ये से संयोजक होते हैं। ये बंध के प्रकार है। ठीक है ना। बंध का मतलब हो गया कि जो ये बनाएंगे तो इनमें आयनों का आदान प्रदान करके बनेगा। ठीक है ना। जबकि इनमें आपका से संयोजक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बंध बनेगा। इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आगे अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, आगे और भी आने वाले हैं। अगला है धातुएं अपचायक होती है। ठीक है ना। और ये धातुएं ऑक्सीकारक की तरह काम करती है। ऑक्सीकारक और अपचायक मैं आपको आगे के लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा जब ये आएंगे। ठीक है। इसके साथ साथ में ये जलीय विलयन में धनायन देती है और ये जलीय विलयन में ऋणायन देती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जलीय विलयन में ऋणायन का मतलब हो गया कि ये माइनस आयन में टूटेंगी। अभी मैं आपको बता के आ गया कि ये जो धातुएं वो प्लस देती है यानी धनायन बनाती है और ये धातुएं माइनस देती है यानी ऋणायन बनाती है। अब वो उस सवाल पर आ जाते हैं कि प्रयोग द्वारा आप कैसे सिद्ध करेंगे कि धातु उष्मा के सुचालक होते हैं। तो ये आज के हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आप समझिएगा। पहले आपको ये सेटअप कर लेना, जहाँ एक स्टैंड और यहाँ पे एक बर्नर रख देना जिसके ऊपर आपको आग लगा देनी। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये धातु का तार लेना है,
ठीक है। और इस तार के ऊपर यहाँ पे आपको थोड़ा सा मोम चिपका देना है, ठीक है ना, पिन के सहायता से। अब आपको करना क्या है, यहाँ से जैसे ही आप आग लगाना शुरू करोगे, यहाँ से उष्मा आप यहाँ दे रहे हो, इस पार्ट में आप उष्मा दे रहे हो, लेकिन आप देखोगे कि मोम यहाँ से पिघलना शुरू हो गए, यानी कि उष्मा यहाँ तक पहुँच चुकी है, यानी कि उष्मा यहाँ तक पहुँच चुकी है। इस बात को आपको ध्यान रख लेना, यानी कि ये जो धातु का तार है, यहाँ से उष्मा शुरू हुई और इस सिरे तक पहुँच गई, यानी धातु में उष्मा की सुचालक होती है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे घरों में, ठीक है ना, जो बर्तन होते हैं, जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं, उनके ऊपर एक हैंडल लगा रहता है, और आपने कभी गलती से उनको छू लिया होगा तो आपको भी काफ़ी गर्माहट महसूस हुई होगी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमेशा याद रखिएगा, पहला लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इस लेक्चर को भी लगातार देखते रहिए और इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं इनको भी देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, साइनिंग ऑफ।